स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम पर्वत और पर्वत निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो 3 सिद्धांत है, कोबर का, जोली का और होम्स का, हमने पढ़ा था। आज हम पर्वतों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया है और क्यों बांटा गया है, इनमें क्या है। जैसे उन पर्वतों का जो वर्गीकरण है 4 भागों में किया हुआ है, ऊंचाई के आधार पर, स्थिति के आधार पर और उत्पत्ति अथवा निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। उसके बाद उत्पत्ति काल अथवा पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर। तो 4 आधार पर जो पर्वत है उनका वर्गीकरण किया गया है। यानी पर्वतों का वर्गीकरण है वो 4 मुख्य बिंदुओं पे किया गया है। ऊंचाई, उनकी स्थिति, फिर उनकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति उनकी किस तरह से हुई है, जो उत्पत्ति की जो इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से हुई है, उस आधार पर। फिर है उत्पत्ति काल अथवा पर्वत निर्माणकारी घटना। जैसे उत्पत्ति, पर्वत की उत्पत्ति का काल कौन सा रहा है, समय कौन सा रहा है, उसके अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण, यानी पर्वतों की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग पहला वर्गीकरण है। तो इसमें है, देखो, ऊंचाई के आधार पर जो वर्गीकरण है इसमें इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। देखो, पहला है निम्न या निचले पर्वत, जो जिनकी देखो ऊंचाई 700 से 1000 मीटर होती है, वो निम्न या निचले पर्वत कहलाते हैं। देखो, इसमें जो उदाहरण है वो विंध्याचल पर्वत है, उसका दिया है। विंध्याचल पर्वत है जो भारत में ही स्थित है, जो कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करता है। देखो, जिन पर्वतों की जो ऊंचाई है 700 से 1000 मीटर के मध्य होती है वो निम्न या निचले पर्वत होते हैं। और विश्व के जो अधिकांश प्राचीन पर्वत हैं इसी श्रेणी में आते हैं। विश्व के जितने भी प्राचीन पर्वत हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। और इसमें है, अब ये अनाच्छादन जो होता है, जैसे पर्वतों का जो अपरदन के कारण इनके जो हाइट वगैरह कम हो जाती है, इनकी जो श्रृंखला है वो सतत नहीं होती, फिर बीच में कटी फटी सी होती है। यानी जिस समय ये पर्वत बना था वो वाली स्थिति इनकी वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में जैसे जल के द्वारा और हवा है ये अपरदन करती है, जिससे इनकी ऊंचाई है वो कम हो जाती है, इनका अपरदन होने लगता है। तो इसमें उदाहरण विंध्याचल पर्वत का दिया है। उसके बाद है सेकेंड बिंदु है रुक्ष पर्वत या कम ऊंचे पर्वत। देखो, इन पर्वतों की जो ऊंचाई है 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य मानी गई है। रुक्ष पर्वत या कम ऊंचे पर्वत 1000 से 1500 मीटर इनकी ऊंचाई है। उसके बाद है घर्षित पर्वत। जो घर्षित पर्वत हैं उनकी ऊंचाई 1500 मीटर से 2000 मीटर के मध्य है। जो घर्षित पर्वत है इसमें उदाहरण है अपलेशियन, अरावली, और पश्चिमी घाट। ये उदाहरण घर्षित पर्वत के हैं। देखो, जो अपलेशियन पर्वत है और जो अरावली पर्वत है ये समकालीन है और काफ़ी पुरानी ये श्रृंखलाएं हैं पर्वत की, लेकिन अपरदन की वजह से ये काफ़ी घर्षित है। तो इनकी जो हाइट है जब ये बने थे वो अभी इनकी वर्तमान में नहीं है। और जो दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट है
वो भी इसी श्रेणी में आता है, घर्षित पर्वत में। फिर है इसमें ऊंचे पर्वत। ऊंचे पर्वत देखो, जिन पर्वतों की जो ऊंचाई है 2000 मीटर से अधिक होती है वे ऊंचे पर्वत माने जाते हैं। और जो ऊंचे पर्वत हैं इनको भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे 4 भागों में इनको भी बांटा जा सकता है। जैसे पहला है ऊंचे, फिर दूसरा है अधिक ऊंचे, तीसरा अत्यधिक ऊंचे और चौथा है सबसे ऊंचे पर्वत। इस तरह से 4 भागों में भी बांट सकते हैं। जैसे इसमें जो उदाहरण है देखो, सबसे ऊंचे पर्वत में मुख्यतः जो वलित पर्वत है वो ही आते हैं, क्योंकि जो वलित पर्वत है इनकी जो ऊंचाई है वो सबसे अधिक है। देखो इसमें रॉकीज पर्वत, रॉकीज आता है, एंडीज, हिमालय। तो ये पर्वत देखो, हिमालय की तो ऊंचाई विश्व में सबसे अधिक है, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट जो पीक है, जो चोटी है वो हिमालय में ही है। और देखो ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की, 8850 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है। तो ऊंचे पर्वतों में रॉकीज, एंडीज और हिमालय आते हैं। रॉकीज जो पर्वत है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और हिमालय जो पर्वत है ये कई देशों में फैला है, भारत में भी है, भूटान है, चीन है, नेपाल है, बर्मा है, कई देशों में इसका विस्तार है। तो उसके बाद देखो, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तो हिमालय हो गया। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। अगर बात हो कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है लंबाई के अनुसार, ये तो ऊंचाई में हो गया। अब देखो लंबाई में जो एंडीज पर्वतमाला है ये सबसे लंबी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है ये। लगभग इसकी लंबाई है 7000 किलोमीटर है। 7000 किलोमीटर है इसकी लंबाई है। ये जो दक्षिण अमेरिका है उसके पश्चिमी तट पर स्थित है, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और जो हिमालय है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला या ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो हाईएस्ट देखो ऊंचाई है इसकी 8850 मीटर। ये जो इकाइयाँ लिखते हैं, यूनिट है, इनका देखो विशेष तौर से ध्यान रखा करो। जो ऊंचाई में जो जब भी हम लिखेंगे हाइट वो मीटर में आएगी हमेशा, और जो लंबाई है वो किलोमीटर में आएगी। तो ये ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण हो गया है। इसके बाद देखते हैं स्थिति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। स्थिति के आधार पर देखो, स्थिति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण देखो, पर्वत स्थल भाग में भी, स्थल भाग है वहाँ भी पाए जाते हैं, और जो सागरीय भाग है वहाँ भी पाए जाते हैं। तो स्थलीय जो भाग है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, स्थल स्थित पर्वत। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है तटीय पर्वत, फिर है आंतरिक पर्वत। देखो तटीय पर्वत का मतलब हुआ जो महाद्वीपों के या जो स्थलखंड है उनके तटीय भाग पे जो पर्वत है, जो पर्वतों की स्थित है, उन्हें तटीय पर्वत कहेंगे। और जो पर्वत आंतरिक भागों में, जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में है, आंतरिक भूखंड पे स्थित है, उन्हें आंतरिक पर्वत कहते हैं। देखो तटीय पर्वत है, देखो इस प्रकार के जो पर्वत है खासकर महाद्वीपों के तटीय भागों में पाए जाते हैं। तटीय पर्वत है यह महाद्वीपों के तटीय भागों पे पाए जाते हैं, यानी महासागरों के किनारों पर ये पाए जाते हैं। देखो इसमें उदाहरण दिया है उत्तरी अमेरिका का। जो उत्तरी अमेरिका में ये रॉकीज पर्वत है, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकीज पर्वत स्थित है। उसके बाद जो अपलेशियन श्रेणी है बताई थी आपको, अपलेशियन श्रेणी है, ये भी देखो अपलेशियन है, ये भी उत्तरी अमेरिका में स्थित है, मगर पूर्वी तट पर स्थित है उत्तरी अमेरिका के। और जो रॉकीज पर्वत है ये पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये दोनों जो श्रेणियां हैं उत्तरी अमेरिका में है और अलग अलग दिशाओं में स्थित है। इसके बाद जो उदाहरण है एंडीज पर्वत का है। एंडीज पर्वत का आपको बता दिया कि दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वत स्थित है। फिर यूरोप के दक्षिणी किनारे पर अल्पाइन पर्वत समूह, जो यूरोप महाद्वीप है उसके दक्षिणी किनारे पर अल्पाइन पर्वत समूह है। जो उसके बाद जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तर पश्चिमी किनारे पर ये एटलस पर्वत स्थित है। और फिर इसमें भारत का उदाहरण दिया है। भारत में जैसे प्रायद्वीपीय जो भारत है, दक्षिण में जो दक्षिणी भारत है उसमें जैसे पश्चिमी घाट है तो ये पश्चिम में स्थित है। उसके बाद जो पूर्वी घाट है वो पूर्वी तट पर स्थित है। देखो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट पर स्थित है ये है, और जो पूर्वी घाट है यह पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये तटीय पर्वतों के उदाहरण थे जो महासागरों के किनारों पे स्थित है। उसके बाद हम देते हैं आंतरिक पर्वत, जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में है और जैसे भूखंड पे स्थित है। जैसे इसमें उदाहरण है यूराल पर्वत का है जो कि यूरोप में है, यूराल पर्वत यूरोप में है। उसके बाद हिमालय पर्वत, इसे भी आंतरिक पर्वत मानते हैं। उसके बाद कई उदाहरण है इसमें, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट है, वासजेस पर्वत है, कोनलून, त्यान शान, अल्टाई आदि जो पर्वत है ये आंतरिक पर्वत की श्रेणियों में आते हैं। उसके बाद देखो सेकेंड बिंदु है सागर स्थित पर्वत। जैसे ये पर्वत जो तटीय पर्वत और आंतरिक पर्वत है ये स्थल भाग पर स्थित है, मगर कुछ ऐसे पर्वत भी है जो महासागरों या सागरों के अंदर पाए जाते हैं। तो इनमें इनकी जो पीक है कई बार सागर तल से ऊपर भी निकली हुई होती है और कई बार वो सागर तल के नीचे भी होती है। देखो इसमें जो उदाहरण दिया है सागरीय पर्वत में,
सागरीय पर्वत में देखो उदाहरण दिया है हवाई द्वीप का, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप में स्थित है एक पर्वत है मोनाकी, मोनाकी पर्वत का है। अब ये जो पर्वत है ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। ये जो हवाई द्वीप में स्थित है, देखो हवाई द्वीप है यह उत्तरी अमेरिका के, यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। हवाई द्वीप की लोकेशन कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में हवाई द्वीप स्थित है। और हवाई द्वीप है ये उत्तरी अमेरिका का ही एक स्टेट है, वहाँ का एक प्रांत है जो कि पूर्ण रूप से महासागर में स्थित है। तो यहाँ मोनाकी पर्वत है, हवाई द्वीप में मोनाकी पर्वत जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये महासागर बना रहा हूं, सागर नेत्र। अब मोनाकी पर्वत है देखो सागर तल से 4200 मीटर ऊंचा है। अब जो मोनाकी पर्वत है ये तो देखो सागर का तल है, तो जो मोनाकी पर्वत है इसकी जो हाइट है सागर तल पर 4200 मीटर है, ठीक है। लेकिन मोनाकी जो पर्वत है अगर इसकी जो ऊंचाई को सागर नितल में इसके आधार से अगर मापा जाएगा तो इसकी जो ऊंचाई होती है 9140 मीटर, 9140 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। इसको गौर से देखना। देखो अगर जो सागर तल है ये सागर का तल है, सागर तल से इसकी जो ऊंचाई है मोनाकी पर्वत की 4200 मीटर है। अगर मोनाकी पर्वत की ऊंचाई सागर तल से ना देखें हम, जो सागर नितल है इसका जो आधार है, ये देखो मान लो ये पर्वत है, मोनाकी पर्वत है, ये इसका आधार है। अगर इसके आधार से इसकी ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं तो मोनाकी पर्वत की जो ऊंचाई है वो 9140 मीटर होती है। तो इसका देखो क्या मतलब हुआ, जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है देखो इससे भी अधिक हो गई है। मोनाकी जो पर्वत है इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय से भी अधिक ऊंचाई इसकी होती है अगर आधार से इसका देखें तो, है ना। तो अगर हम देखें तो इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी पर सबसे अधिक है, ठीक है। जो मोनाकी पर्वत है इसकी जो ऊंचाई है इस दृष्टि से यह जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत होता है, परंतु जो सागर तल के आधार पर साधारण पर्वत ही होगा। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई अगर सागर तल से मापी जाए मोनाकी की तो उसकी ऊंचाई एक साधारण पर्वत के जितनी होगी। तो ठीक है, जो मोनाकी पर्वत है उसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है, मगर पृथ्वी पर जितनी भी जो ऊंचाई पर स्थित जो भी भौतिक ये पर्वत वगैरह जो भी होते हैं, पठार या कोई भी ऊंचा भाग होता है पृथ्वी पर, उसकी जो ऊंचाई को सागर तल से मापा जाता है, ना कि सागर नितल से, ठीक है।
तो सागर तल के अकॉर्डिंग तो जो माउंट एवरेस्ट है उसी की हाइट सबसे अधिक है। अगर आधार से बात करें सागर नितल से तो मोनाकी पर्वत है, ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो पर्वतों का वर्गीकरण ये हमने कर लिया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दो वर्गीकरण हमने कर लिए हैं इनका, ऊंचाई के आधार पर और स्थिति के अनुसार। फिर है नेक्स्ट है उत्पत्ति अथवा निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। देखो उत्पत्ति और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो पर्वत है, देखो इसमें एक तो वलित पर्वत है, ठीक है, कई भागों में इसे बांटा हुआ है, जैसे वलित पर्वत है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ये जो थर्ड पॉइंट है, तीसरा और जो चौथा बिंदु है पर्वतों का वर्गीकरण का, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इन्हें हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इन्हें पढ़ेंगे। तो आज जो करवाया है वो समझ में आया होगा। जो भी आपका क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।